हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। KSF के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इंजीनियर प्रवीण जिंगर लेकर आया हूं फिजिक्स की कहानी। फिजिक्स का ये वाला सेशन बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, क्या क्या चीजें रहेगी, और बैच के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या बातें रहेगी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं घर बैठे कानों में ईयरफोन डाल के, उनके लिए फिजिक्स की कहानी लेके आया हूं। देखिए, फिजिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे कोई मूवी रिलीज होती है, उसके कुछ दिन पहले एक ट्रेलर आता है मूवी का, कि उस मूवी में एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, और मूवी में क्या होने वाला है। उसी तरीके से हमारे बैच के अंदर, यानी कि स्पेशली फिजिक्स के अंदर क्या होने वाला है, उसकी कहानी के बारे में बात करेंगे। अरे समझ आया कि नहीं रे? अरे आया कि नहीं? अरे यस भी बोल दो रे मेरे बच्चों। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो हमारा बैच रहेगा बच्चों, ये नीट के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? नीट। और जो जेईई मेंस के इक्वल लेवल है, उसके इक्वल लेवल के अराउंड ये बैच रहने वाला है। आगे बात समझ में? अरे आई के नहीं रे? अरे बोलो रे, यस या नो? यस सर। आगे बढ़े सर। चलो देखो बच्चों, बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करें बैच के इंट्रोडक्शन की, कि बैच का इंट्रोडक्शन अर्थात बैच का परिचय क्या रहने वाला है। एक बात बता दूं कि ये जो बैच है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है। सारा कंटेंट कोटा के रिगार्डिंग बनाया गया है और आपको अपलोड किया जाएगा। अरे आई बात समझ में? चलो देखो, तो यहां पे जो बैच शुरू होगा वो 12 के सिलेबस के साथ शुरू होगा। यानी कि आपका ये वाला बैच जो शुरू रहेगा वो बेसिकली 12 क्लास के साथ में शुरू होगा, और उसके बाद में एक पहले क्लास लगाई जाएगी 11th क्लास की, और वो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर करवाया जाएगा आपको। और जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा तो कुछ प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। अरे आई ना बात समझे? अरे आई ना? अरे क्या बात है बच्चों। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट कहानी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 12वीं कक्षा के चैप्टर्स की बात करें कि 12वीं क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसके बारे में बात करें। तो मैंने इन सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। उस पार्ट में से पहला पार्ट में डिस्कस करूंगा। पहला पार्ट क्या रहेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जब आपका चार्ज बच्चों, क्या बच्चों? चार्ज जब रुका हुआ हो, यानी कि अर्थात वो गति नहीं कर रहा है, वो रुका हुआ है। जैसे घनश्याम सुंदर कन्या को देखता है, बस देखता ही रहता है। क्या सुंदर कन्या उसकी तरफ गति करती है? क्या नहीं करती है। गति करती उसको क्या पढ़ेंगे? अरे बताने की जरूरत है क्या मेरे बच्चों? नहीं ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला वाला जो भाग है उसमें हम लोग बात करेंगे जब आपका चार्ज स्टेशनरी हो और रुका हुआ हो। तो पहले भाग में जब चार्ज रुका हुआ होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। अरे करते नहीं करते रे? अरे बोलो रे, अरे बोल भी दो बच्चों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। देखिए पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के बारे में। सबसे पहले विद्युत आवेश पढ़ेंगे, और विद्युत आवेश स्टार्ट करके सबसे पहले चार्ज क्या होता है, सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आपका आवेश क्या होता है। उसके बाद में आवेश के जो भी गुण होते हैं, आवेश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में, कि दो चार्जेस के बीच बल कैसे लगता है। तो दो चार्जेस के बीच अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों टाइप के फोर्स लगते हैं, यानी कि आकर्षण का बल भी लगता है और प्रतिकर्षण का बल भी लगता है। वो कहानी पढ़ेंगे, और ये कहानी कौन से नियम में आती है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट रूल्स होता है वो होता है कूलाम का नियम। तो यहां पे कूलाम के नियम की कहानी भी पढ़ेंगे। फिर कूलाम का नियम पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में।
कि कैसे किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं, फिर कुछ और एलिमेंट के लिए हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। लेकिन जब आप अलग अलग एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालोगे तो किस चीज का यूज करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी गाउस का नियम। तो हम लोग गाउस के नियम के बारे में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। और एक बात बता दूं कि सारी कहानी जो हम लोग पढ़ने वाले वो चार्ज रुका हुआ होगा उसके बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? चार्ज जब रुका हुआ होगा उसके बारे में पढ़ने वाले। बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले पोटेंशियल तथा कैपेसिटेंस के बारे में। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता क्या होती है। तो इसके अंदर चार्ज होगा, आप किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आओगे या अनंत से किसी पॉइंट तक लेके आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य के बारे में पढ़ेंगे और फिर वो कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में चेंज होगा उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे हमें मिलेगा पोटेंशियल। क्या मिलेगा रे? अरे बेटा घनश्याम क्या मिलेगा? सर विभव मिलेगा। तो विभव के बारे में पढ़ेंगे और विभव के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस अर्थात धारिता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों? धारिता के बारे में। धारिता के रिगार्डिंग सारी चीजें जानेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कोई कहता है ना कि झटके वाली एनर्जी चाहिए, मुझे एकदम से झटका चाहिए। कभी कभी क्या होता है, सवाई जी सर आपके थक जाते हैं तो बोलते हैं मुझे झटके वाली एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी ड्रिंक यूज करते हैं, तो वो रेडबुल पीते हैं। क्या पीते हैं बच्चा? रेडबुल। और जैसे ही सवाई जी सर रेडबुल पीते हैं तो उनमें इंस्टेंट एनर्जी आती है अर्थात झटके वाली एनर्जी आती है। तो कैपेसिटेंस भी क्या करता है? झटके वाली एनर्जी देता है। कौन सी एनर्जी रे? झटके वाली एनर्जी कौन देता है बेटा घनश्याम? कैपेसिटेंस। कौन बेटा? कैपेसिटेंस देता है। अरे आई ना बात समझ में? अरे आई ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अभी हमने पढ़ा पार्ट 1 के बारे में जब चार्ज रुका हुआ था। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में जब चार्ज गति करे। यानी अब क्या हुआ? ये देखो आपकी प्यारी सी सुंदर कन्या, ये इतने बड़े बड़े बाल, एकदम सुंदर सी ब्यूटीफुल दिखने वाली, हाँ एकदम एकदम ब्यूटीफुल सी लग रही होगी। और ये आपका एकदम बेटा घनश्याम कब से निगाहें ताने हुए था। इसने बोला क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। काफी दिनों से सुंदर कन्या को सुनाना चाहता था कि मेरे भी दिल में कुछ 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 होता है। तो फाइनली आवाज सुंदर कन्या को सुनाई दे दी। ये घनश्याम बाबू और सुंदर कन्या को सुनाई देती। अब सुंदर कन्या ने भी देखा यार काफी दिन हो गए हैं, अब हम भी अपना रिप्लाई दे ही देते हैं। इसने भी बोल दिया क्या करूं है कुछ कुछ होता है। अब दोनों आप पास में आने लगे, यानी ये भी मूव करने लगा और ये भी मूव करने लगा। तो यहां पे क्या होगा कि चार्ज एक दूसरे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो अब ये एक दूसरे की तरफ मूव तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपने पापा को देखा ये यहां से दूर चली गई और इसने इसके पापा को देखा ये भी दूर चली गई। तो चार्ज मूव का मतलब पास में भी आ सकते और दूर भी जा सकते। तो मैं केवल मूव की बात कर रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात नहीं कर रहा कि ये दूर जाएंगे पास में जाएंगे या रुके होंगे। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि चार्ज जब मूव करेगा उस समय क्या होगा, तो ये चीज आपको बताई जाएगी। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो मिलेगी विद्युत धारा, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। When the movement of the electron, the current flows to the opposite direction. जब आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होता है और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट धारा चलती है। तो यहाँ पे धारा के बारे में पढ़ेंगे कि द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज दैट इज करंट, की आवेशों के प्रवाह की धारा कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग धारा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में खूब सारी चीजें आएगी। अपवन वेग आएगा, ठीक है, विश्रांति काल है, खूब सारी टर्मिनोलॉजी सारी की सारी आएगी। फिर प्रतिरोध आ जाएगा, लेकिन इस बार एनसीईआरटी में कुछ चीजें हटा दी गई, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध से फिर हम लोग धारा निकालना सीखेंगे, फिर हम वोल्टेज निकालना सीखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स भी बताऊंगा
जहां से आप वोल्टेज और करंट निकाल सकते हो, अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। खूब सारे मेथड्स होते हैं, जंक्शन लॉ पढ़ेंगे और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लॉ भी पढ़ेंगे आप। दो इंपॉर्टेंट लॉ कौन कौन से? एक लॉ है बेटा केसीएल और दूसरा है केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और यहां से हम सर्किट सॉल्व करना शुरू करेंगे केवीएल से, और वहां पे हम लोग करंट भी निकालेंगे, वोल्टेज भी निकालेंगे, इसकी सारी की सारी कहानी डिस्कस करेंगे। आई ना बेटा घनश्याम वास? अरे बच्चों आया कहीं नहीं? अरे आया कहीं नहीं? बोलो यस यादव। यस सर, आ गया। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अब कुछ नई चीज होने लगी कि एक वायर के अंदर धारा चल रही थी, चार्ज रुका हुआ था। मैं आपको एक स्लाइड से बताता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं यहां पे एक वायर है बेटा, इस वायर के अंदर धारा फ्लो हो रही थी, और जैसे ही धारा फ्लो हो रही थी, यहां पे एक चार्ज था, चार्ज रुका हुआ था, तब उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन चार्ज ने चलना स्टार्ट किया। जैसे ही चार्ज ने चलना स्टार्ट किया तो ये डेविएट हो गया। क्या हो गया रे? डेविएट। यानी कि यहां पे एक ऐसी कोई चीज होगी जो इसको डेविएट कर रही है। तो यहां पे दो चीजें पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। ये कहानी डेविएट होने की कौन कौन बताएगा अपने को? एक तो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। कौन रे? मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा कौन? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये चीजें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे कि किसके किसके क्या मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। उसके बाद में एक नियम आता है इसके अंदर, एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, वो पढ़ेंगे। उससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम लोग सीखेंगे। फिर कुछ मैग्नेटिज्म की कहानी भी इसके अंदर आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी बेटा? आएगी ना बच्चों? अरे बोलो रे यस या नो? एनर्जी थक गई तुम्हारी? ऐसे तुम्हें डिस्चार्ज नहीं होना है बेटा। ऐसे डिस्चार्ज हो जाओगे तो नीट के पेपर तक कैसे पहुंचोगे? तुम्हारा जो ख्वाब है, तुम्हारा जो सपना है डॉक्टर बनने का, वो कैसे पूरा होगा मेरे बच्चों? तुम्हें रात दिन जागना है, मेहनत करनी है, हर समय हर वक्त सोचना है कि मेरे पेरेंट्स जो सपना देखते हैं, मेरे घर वाले जो सपना देखते हैं, उनको मैं पूरा करूंगा। कि मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट समाज में क्या होगी, ये मैं डिसाइड करूंगा, और मैं डॉक्टर बन के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे डॉक्टर बनना है, मतलब बनना है, और मैं बनूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत रोकने वाली नहीं है। अरे बोलो रे यस या नो? यस सर, मजा आ गया सर, आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर। फिर आगे बात करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं है, कुछ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो मैग्नेटिक बिहेवियर करती है। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में अर्थ मैग्नेटिज्म हटा दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्थ मैग्नेटिज्म इस बार एनसीईआरटी ने हटा दिया गया, तो हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे नीट के सिलेबस में, लेकिन वो उन्होंने हटा दिया गया। फिर हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिक और ये वाली जो चीजें होती है, ठीक है, डाईमैग्नेटिक, और ये चीजें भी इसके अंदर पढ़ी जाएगी पदार्थ के मेटल के बारे में। फिर बात करते ईएमआई। ईएमआई क्या होता है बेटा? ध्यान से देखिए कि भाई फ्लक्स में चेंज करते हो, तो फ्लक्स में चेंज करने से एक नई चीज क्रिएट होती है। आपने जैसे ही फ्लक्स में चेंज किया तो आपको यहां पे एक नई चीज प्रोड्यूस मिलेगी, तो एक नया एक ईएमएफ जनरेट होगा, और उस ईएमएफ से एक धारा जनरेट होगी। यानी जब कभी भी आपने फ्लक्स में चेंज किया, फ्लक्स में चेंज कैसे करोगे? तो फ्लक्स बराबर होता है बी ए कोस थीटा। यानी या तो आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करो, उसके एरिया में चेंज करो, या इन दोनों के बीच थीटा में चेंज करो, और जैसे ही ये आपने चेंज किया तो आपको एक नया ईएमएफ मिलेगा और करंट। यहाँ पे फेराडे का लॉ पढ़ेंगे सबसे पहली चीज, कि फेराडे क्या कहता है। तो फेराडे ने कहा था कि फ्लक्स में चेंज होने से एक ईएमएफ जनरेट होता है, और उस ईएमएफ को कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पढ़ेंगे लेंज का नियम,
कि लेंज क्या कहता है? तो बस लेंज तो यही कहता है कि जिसके कारण जिसकी उत्पत्ति हुई है वो उसको क्या करेगा? खत्म करेगा, मतलब नष्ट करेगा। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आगे की कहानी की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। यहाँ धारा की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो दो टाइप से धारा हम लोग जो पढ़ते हैं, डीसी करंट और एसी करंट। तो हम लोग एसी करंट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके क्या क्या साइकिल्स होते हैं वो देखेंगे, वोल्टेज की इक्वेशन देखेंगे, करंट की इक्वेशन देखेंगे, फिर उनके हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे वी और आई के बीच में, फिर उनके फेजर भी करेंगे, फेजर के बारे में भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद में सर्किट पढ़ेंगे हम लोग, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएलसी और एलसी सर्किट। एलसी सर्किट इस बार हटा दिया गया एनसीईआरटी किताब में, ध्यान रखिएगा। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बढ़ के विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ेंगे। मैक्सवेल की समीकरण आएगी इसके अंदर, ठीक है। काफी चीजें इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ेंगे। इतनी चीज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8। बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो तीसरा पार्ट आता है ऑप्टिक्स का। किसका बच्चों? ऑप्टिक्स का। तो हम लोग फिजिक्स के तीसरे भाग में जा रहे हैं। पहला भाग पढ़ा जहां पे चार्ज रुका हुआ था, दूसरा भाग पढ़ा जब चार्ज मूव कर रहा था। तो ये इलेक्ट्रिकल हमने खत्म कर दिया पूरा मैग्नेटिज्म के साथ में। आई बात बेटा घनश्याम समझ? अरे बच्चों आई ना समझ में? चलो तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में कि ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स की क्या क्या कहानी होती है। तो देखिए बच्चों, ऑप्टिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से दो पार्ट? एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होती है। तो प्रकाश एक एनर्जी होती है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती है, अर्थात प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके रिगार्डिंग जो भी आएंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग अपवर्तन की कहानी पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे परावर्तन भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग TIR भी पढ़ेंगे, ठीक है। और काफी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। फिर प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में भी पढ़ने वाले। फिर हम लोग सूक्ष्मदर्शियों के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार की सूक्ष्मदर्शी होती है, एक होती है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरी होती है संयुक्त सूक्ष्म। उसके बाद दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। इसके बाद में चलते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जानेंगे तरंग के बारे में कि तरंग प्रकाशिकी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हाइगेन का सिद्धांत भी पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ तरंगाग्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो तरंगाग्र क्या क्या होते हैं, लाइट सोर्सेस के कारण क्या क्या तरंगाग्र आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे एक YDSE पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यंग डिस्लेट प्रयोग पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ध्रुवण, पोलराइजेशन जिसे कहा जाता है। और ध्रुवण में कहानी क्या आएगी? तो ध्रुवण के अंदर क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन आके हम लोग इसमें ध्रुवण में पढ़ेंगे। एक मेल्स का नियम भी आता है इसके अंदर, मेल्स का नियम भी पढ़ेंगे। इतनी कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। किसमें? चैप्टर नंबर 10। 10 चैप्टर्स हो चुके। अब अपने पास आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास में कुछ चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स में भी। कौन कौन से चैप्टर्स है? 3 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे हम लोग विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति, कि जो अपने पास द्रव्य होता है उसकी दो प्रकृति होती है। एक जो उसकी नेचर होती है कि आपका द्रव्य जो कण प्रकृति भी बताता है और तरंग प्रकृति भी बताता है।
यानी उसकी पार्टिकल नेचर्स और वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 के। फिर इसके अंदर हम लोग एक दो प्रयोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत अच्छा है, इसके बारे में जानेंगे। जब आप किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन को अमीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अमीट करने के बाद क्या होता है, उसकी कहानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ी जाएगी। उसके बाद में हम लोग डेविसन जर्मर प्रयोग भी पढ़ेंगे। कौन सा प्रयोग? डेविसन जर्मर प्रयोग के बारे में भी जानेंगे। कुछ नीट के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आए उनके बारे में हम लोग अच्छे से बात करें। परमाणु के बारे में बात करें तो हम बोर का मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड के बारे में, और बोर का रदरफोर्ड का एक और मॉडल रहता है, बोर का क्वांटीकरण आ जाएगा इसके अंदर। ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले परमाणु के रिगार्डिंग कि बोर ने क्या कहा था। तो बोर के 3 चीजें होती है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये कहानी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। और इसके अंदर कुछ चीजें और भी होती है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और मेहनत करते रहना है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले नाभिक के बारे में पढ़ा जाएगा कि नाभिक क्या होता है। किसके बारे में रे? नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, नाभिक की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, प्रोटॉन, कुछ अल्फा कण के बारे में भी बात करेंगे, अल्फा कणों की बौछार करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग नाभिक के संलयन और नाभिक के विखंडन भी पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होती है। तो ये लोग चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। अरे घनश्याम बेटा समझ में आई ना बात? अरे वो जो समझ आया कि नहीं? अरे बोलो यस के ना? यस सर आ गया। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। सबसे लास्ट चैप्टर आता है जिसको मैंने पार्ट 5 में डिवाइड किया। पार्ट 5 में जो चैप्टर आएगा बेटा वो आएगा आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर आएगा, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो यहां सबसे पहले जानेंगे कि अर्धचालक क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अर्धचालक के बारे में, फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, फिर पीएन जंक्शन के बारे में, या डायोड भी कहते हैं इसे। पीएन जंक्शन या पीएन डायोड के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। फिर हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, गेट भी पढ़ेंगे, इसके अंदर गेट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर इसके अंदर एक और चीज आती है, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बोर्ड में कई बार सवाल आता है कि रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर्स भी पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार वापस बता देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया है। देखिए सबसे पहला भाग पढ़ा हमने, उस सबसे पहले भाग में जाना कि चार्ज स्टेशनरी होगा तब कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। और इसके अंदर जो चैप्टर आएंगे वो आएंगे सबसे पहला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जहां हम लोग चार्ज और इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करेंगे। उसके बाद में दूसरा आएगा विभव तथा कैपेसिटेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस क्या होता है उसके रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 2 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जब चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव करेगा तो उसके अंदर कौन कौन सी कहानी आएगी, करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट कैसे फ्लो होता है। फिर जानेंगे कि चार्ज के कारण जब चार्ज मूव करता है तो वहां पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड आता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जितने भी मैटर्स होते हैं मैग्नेटिक्स उनके बारे में बात करेंगे। फिर फ्लक्स में चेंज कर दे कि ईएमएफ जनरेट होता है और उससे एक धारा क्रिएट होती है, उसके बारे में बात की जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट, एसी की बात करेंगे, एसी की धारा की जो जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो सर्किट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एक नहीं पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे एक नहीं पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे। उसके बाद में ऑप्टिक्स की बात आई तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में बताया कि प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन, परावर्तन, टीआईआर क्या होता है, प्रिज्म, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में डुअल नेचर बताया मैंने, ठीक है, तो डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे मैटर्स के, फिर परमाणु के बारे में, और फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, और लास्ट में हम लोग जो है कि ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। और ट्रांजिस्टर के बाद में
हम लोग जो बात करेंगे रेक्टिफायर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेक्टिफायर की। और रेक्टिफायर में दो प्रकार होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए सारा पैटर्न नीट के अलोंग रहेगा, सारा सिलेबस हम लोग जो है नीट के हिसाब से पढ़ेंगे और उसमें एमसीक्यू भी करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हम लोग नीट के अकॉर्डिंग। तो जितने भी एमसीक्यू होंगे वो नीट के करेंगे। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सीट भी बना रहे हैं कुछ बुक से रिगार्डिंग। बहुत सारी बुक्स आती है, चाहे वो एस.सी. वर्मा हो, चाहे वो यूनिवर्सल हो, चाहे वो आशी अरोड़ा हो, चाहे वो आपके पास में आई इरुड हो। बहुत अच्छे कंटेंट वाले क्वालिटी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपका घर बैठे सिलेक्शन हो जाए। आप चाहते हो खुद को डॉक्टर बनाना तो घबराओ मत, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके अंदर दम है, आप हारोगे, एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, तीन बार हारोगे, कोशिश करो, बार बार कोशिश करो और आप जीतोगे, ये मेरा आपसे बात है। तो बच्चों यहाँ पे लास्ट में हम लोग जो सिलेबस को खत्म कर देंगे और यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी करवा के आपका लास्ट जो है स्टेप में खत्म करेंगे। उसके बाद बात करें बच्चों, आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है, कंटिन्यू लेक्चर्स देने हैं, आपको घबराना नहीं है कि क्या होता है ना क्या नहीं होता है। देखिए एक समय ऐसा भी आएगा जब आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे, उस समय आपका मन होगा कि यार क्या करें, क्या होने वाला है। तो बच्चों घबराना कभी नहीं है लाइफ में, आप आराम से मेहनत करें और कोशिश करें। कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते। अगर आप चाहते हो अपने पिताजी के सपने को पूरा करना, अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना, तो आप घबराए नहीं, आप जो चीज चाहते हो आप वो कर सकते हो। जिंदगी में हारता नहीं है कोई भी इंसान। अगर आपके अंदर दम है तो आप उसको करके दिखाओ। आप ये सोचो जब आप डॉक्टर बनोगे, आपके ऊपर व्हाइट कोट होगा और स्टेथोस्कोप होगा, तब आपके पेरेंट्स, आपका समाज आपकी कितनी इज्जत करेगा। आपके पेरेंट्स में सबसे ज्यादा खुशी जिस चेहरे पे होगी, जिस इंसान के चेहरे पे होगी, वो आपके पापा होंगे, वो आपकी मम्मी होगी, वो आपका परिवार होगा। तो उस वक्त का फील करो, उस समय कैसा फील आएगा उसके बारे में सोचो और आज ही से तैयारी करो। अब हम कुछ अलग बातें करते हैं। देखिए बच्चों, एक हमारा एनजीओ है, उसके बारे में मैं बात करता हूं बच्चों। एक हमारा एनजीओ स्माइल फॉर ऑल करके, उसके रिगार्डिंग कुछ बातें करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या चीज है। देखिए स्माइल फॉर ऑल एक एनजीओ है जो हमारे बुनेश शर्मा सर चलाते हैं, आदरणीय श्री बुनेश जी शर्मा द्वारा ये चलाया जाता है। इस एनजीओ में क्या होता है, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो भीख मांगते हैं या जो कचरा वगैरह इकट्ठा करते हैं या जिनके पास कुछ भी नहीं होता पढ़ने के लिए, उन लोगों को इस पैक के थ्रू पढ़ाया जाता है। यानी कि आप उन्हें एजुकेशन गिफ्ट कर सकते हो। देखिए आजकल लोगों के खूब शौक होते हैं, खूब शौक में वो पैसा उड़ाते हैं। आप सोचिए अगर एक पिज्जा की कॉस्ट पे 300-400 रुपए का पिज्जा खाते हो या दिन में खूब सारी चीजें खाते हो, अगर वही पैसा उन लोगों के लिए लगाया जाए जिनको एजुकेशन की नीड है, तो आप एक किसी इंसान का भला कर सकते हो और वो इंसान आगे जाके अपने परिवार का भला कर सकता है। तो ये एनजीओ है जो गरीब बच्चों को पढ़ाता है। और ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, तो एक पैक होता है जिसका नाम होता है हैप्पी सब्सक्रिप्शन पैक। इस पैक के थ्रू आप इन बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो मैं बुनेश शर्मा जी सर को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमारे समाज के लिए इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से बहुत अच्छी प्रोग्रेस मैंने इस एनजीओ की देखी है और ये पूरे ओवरऑल इंडिया में बहुत अच्छे से इनके जितने भी वॉलंटियर्स है वो मेहनत करते हैं। मैं भी राजस्थान के मैनेजर पार्ट हूं वॉलंटियर्स के अंदर, सारे वॉलंटियर्स को हैंडल करता हूं। तो इनकी टीम जो है ना बहुत लाजवाब टीम है और बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं वापिस आदरणीय बुनेश जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनके इस काम के लिए। और एक और बात करते हैं लास्ट, एक हमारे एक और भैया है, एक बड़े भैया है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए एक भैया है जिनका नाम है अभिषेक जी मिश्रा। अभिषेक जी मिश्रा बहुत अच्छे इंसान है, दिल के इतने साफ है, बहुत ही नेक दिल के इंसान। और मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये वास्तव में एक ग्रेट इंसान है। इन्होंने हमारी बहुत अच्छी हेल्प की। आप जिस कैमरा से मुझे देख रहे हो और मेरी आवाज जिस माइक से सुन रहे हो, सिनाइजर के माइक से, और ये डिजिटल पैनल आप देख रहे होंगे, ये लाइट्स आप देख रहे होंगे, सारा सेटअप उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। और उनके इस हेल्प के लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। भैया आपने हमारी इतनी हेल्प की। अगर आप चाहते हो डिजिटल स्टूडियो को बनवाना, आप सोचो मत कि डिजिटल स्टूडियो बनवाना है, तुरंत इसी नंबर पे कॉल करो अभिषेक मिश्रा जी को। आपके पास पैसा होगा या ना होगा, आपका स्टूडियो तैयार हो जाए। इतने गुड हम्बल पर्सन है, इतने रेस्पेक्टेड पर्सन है कि इनका नाम हमेशा मैं रेस्पेक्टेड लेता हूं, आदरणीय श्री अभिषेक जी मिश्रा।
तो आप सोच रहे हो स्टूडियो बनाने के लिए तो सोचो मत, अभी इस नंबर पे कॉल करो, प्राप्त करो। हमारी आपने बहुत ज्यादा हेल्प की श्रीमान अभिषेक जी, तो आदरणीय अभिषेक जी मिश्रा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपका एक छोटा भाई हूं, आपने हमारी हेल्प की, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और लास्ट में हम लोग जो है वो सेशन को एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, ठीक है, और सुना। देखिए बच्चों, सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी है और मेहनत करते रहना। इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैला दें, जिन लोगों को इसकी नीड है उन तक पहुंचा दें। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी केएसएफ की टीम से मैं धन्यवाद करता हूं। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।